10th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 3 जो है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, जो कि ठोस, द्रव और गैस हैं, और जिनके बारे में हम जान चुके हैं कि उनकी संरचना जो है वो कैसी होती है। ये देखिए इनकी संरचना जो है वो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ ली है कि किस तरीके से एक दूसरे से अंतराणुविक बल के द्वारा जो है वो बंधे रहते हैं ठोस के कण, द्रव के कण और गैस के कण। इसके साथ ही बच्चों अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों। साथ ही बच्चों हम लोगों ने तत्व और यौगिक के बारे में भी पढ़ लिया है। तो तत्व जो रहते हैं उसमें केवल एक ही परमाणु होते हैं, और जो यौगिक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्व जो है निश्चित अनुपात में जब मिला दिया जाता है तो उनके मिलाने से बनते हैं। और रसायन के जो चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उसके बारे में भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और साथ ही इन तत्वों का अंग्रेजी नाम और उनके संकेत जो है, जो कि जनरली जो है उनके पहले अक्षर से जो है कैपिटल लेटर वाले अक्षर से प्रतीक के रूप में दिखाए जाते हैं, वो हम देख चुके हैं और याद करने के लिए दिया था बच्चों आप लोगों को। तो ये आपको याद हो गया होगा, इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सब जो है वो ज़रूरी है, आगे तक आपके काम आएंगे। आज हमें पढ़ना है बच्चों रासायनिक सूत्र के बारे में कि रासायनिक सूत्र होता क्या है। तो तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के बच्चों परमाणु होते हैं। जो अणु होते हैं तो वो कोई भी अणु जो अगर तत्व की बात कर रहे हैं हम तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के वो बना होता है। कुछ अणु में 2 परमाणु, कुछ में 3 परमाणु, कुछ में जो है 3 से भी अधिक हो सकते हैं। जबकि यौगिक क्या होता है बच्चों, यौगिक जो है, जो अगर कहा जाए यौगिक का अगर अणु हम लेते हैं तो वो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उसमें उपस्थित जितने परमाणु हैं उनके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार के जो परमाणुवीय प्रतीक है उसके समूहों को रासायनिक सूत्र कहा जाता है। तो तत्व के लिए अलग है और यौगिक के लिए अलग है। तो अगर अब हम बात करते हैं तत्व का अणु सूत्र। तो तत्व के अणु सूत्र को दर्शाने के लिए बच्चों यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो उससे हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर प्रतीक की बात कहा जाए तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H है। लेकिन 2 जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको किससे दर्शाया जाता है बच्चों, H2 के द्वारा। हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, H2 के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा तो H लिखा जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो अगर कहा जाए कि किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो तत्व का अणु सूत्र किसे कहा जाएगा, तो तत्व के अणुओं को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो बच्चों, ये दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही केवल 2 परमाणु होते हैं, है ना। तो अब ऑक्सीजन को किस तरीके से लिखेंगे हम बच्चों, देखो ये O2, ठीक। नाइट्रोजन को किस तरीके से लिखेंगे, N2, जब भी लिखा जाएगा N2। क्लोरीन को किस तरीके से लिखा जाएगा, Cl2, ठीक है। और ब्रोमीन को Br2 और आयोडीन को अगर लिखेंगे तो I2 के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इनमें भी जो है वो कितने इसके परमाणु होंगे, 2। यानी अगर ऑक्सीजन के एक अणु की बात की जाएगी तो 2 परमाणु होंगे। नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है 2 परमाणु होंगे। क्लोरीन में भी 2 परमाणु हैं, ब्रोमीन में भी 2 हैं और आयोडीन में 2 हैं, जिनको इन तरीकों से दर्शाया जाता है। और जो ये दर्शाया जा रहा है बच्चों, ये जो है इनके क्या कहलाएंगे, अणु सूत्र कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं फास्फोरस और सल्फर की। तो फास्फोरस जो है वो उसमें कितने अणु, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 4, ठीक। और सल्फर की बात करते हैं बच्चों तो सल्फर में 8 परमाणु होते हैं। तो इसके एक अणु को अगर हम फास्फोरस की बात किया जाए तो उसका संकेत क्या है, प्रतीक क्या है, P। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, P4 के द्वारा लिखेंगे क्योंकि वो 4 परमाणुओं से मिलकर के बना है। और फास्फोरस को और सल्फर को S8 के द्वारा लिखेंगे।
फास्फोरस को P4 लिखेंगे, सल्फर को S8 लिखेंगे, क्योंकि फास्फोरस बच्चों 4 जो है उसका एक अणु जो है वो 4 परमाणुओं से मिलकर के बना है, और सल्फर जो है वो 8 परमाणुओं से मिलकर के बना है उसका एक अणु, इसलिए उसे S8 के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, ये इनके क्या कहलाएंगे, अणुसूत्र कहलाएंगे। अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो परमाणु के रूप समूह के रूप में रहती हैं, इनको प्रतीक के द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहा जाता है। यह तत्व के अणुसूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी गई संख्या के द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ना, तो इसके लिए हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं H2, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं N2। तो यानी इसकी परमाणुकता की बात की जाएगी, इसमें इसकी परमाणुकता क्या है, तो 2। ठीक है, तो यानी कि जो परमाणुओं की संख्या है उसको जो है जो प्रतीक हम लिख रहे हैं, जो उसका संकेत लिख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N, तो उसके साइड में देखिए छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणुकता कहलाएगा। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2 नाइट्रोजन की, और हाइड्रोजन की भी कितनी परमाणुकता है, 2। अब हम बात करते हैं बच्चों यौगिक का अणुसूत्र। तो यौगिक बनता कैसे है, उसमें बच्चों 2 या 2 से अधिक तत्व अगर मिलेंगे और आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, यौगिक बना देंगे। कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणु के रूप में पाए जाते हैं। यौगिकों को अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, और यौगिक के अणुसूत्र की जो संरचना होती है वो निश्चित होती है, जिसके कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है, निश्चित होती है। चूँकि परमाणु बच्चों अब अविभाज्य है ना, तो यौगिक के अणु तथा अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी जो होगी वो क्या होगी, पूर्णांक में होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की, ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, यौगिक है, इसमें 2 जो है अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु की अगर हम बात करते हैं कि हम एक अणु लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, तब उसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु है और क्लोरीन का भी एक परमाणु होता है। ठीक, एक H है और एक Cl है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड अगर यौगिक की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु है और क्लोरीन का भी एक परमाणु है। इन दोनों को मिलाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, जो कि एक यौगिक है। ठीक, यदि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या 1 हो तो अणुसूत्र लिखने में एक जो है उसको संकेत के रूप में लिखा जाता है, और एक अंक जो है अगर चूंकि अब 1 लिखा जाएगा तो 1 को बच्चों दिखाते नहीं है, जनरली हम 1 को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना, तो उसको लिखते नहीं है। तो तत्वों की संख्या जो है अब जब 1 से ज़्यादा है तो लिखी जाएगी, अगर 1 है तो हम खाली उसका संकेत लिख देते तो उसको अंडरस्टूड है कि हाँ वहाँ पर 1 है उसकी जो परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो और जो अगर ज़्यादा है, 2 है, 3 है, तो उसके बगल में लिख दिया जाता है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। अगर जैसे मान लीजिए बच्चों हम जल की बात करते हैं तो यहाँ पर जल का लिया जाए तो जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अब H2O होता है तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के कितने अणु, जल का एक अणु अगर हम लेके चल रहे हैं तो हाइड्रोजन के केस में कितने परमाणु है, 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इसका जो है जो सूत्र होगा वो होगा H2O। तो जिसको क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है या जल कहा जाता है। जल का एक अणु जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो आपको पानी का सूत्र पता चल गया ना, याद रखिएगा हमेशा पानी का क्या सूत्र होता है, H2O। यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ छोटा और साइड में लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में, और वो जो है चूँकि उसकी 1 परमाणु है तो इसलिए उसके आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि हाँ वहाँ पर 1 ही है। तो अब हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि यौगिक का अणुसूत्र किसे कहा जाएगा, परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी यौगिक के एक अणु में, यौगिक का एक अणु होगा उसमें किस किस तत्व के, अब चूंकि यौगिक है तो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ, तो एक अलग तत्व होगा, दूसरा अलग तत्व होगा, और कितने कितने परमाणु हैं, ठीक है, तो उपस्थित हैं, तो जो यह दर्शाएगा परमाणुई प्रतीक वह क्या कहलाएगा, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी यौगिक का अगर हम अणुसूत्र देखते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, उस यौगिक का एक अणु की वो
क्या है और तत्व जिससे वह यौगिक बना हुआ है, दूसरी बात। और तीसरी चीज़ क्या पता चलती है कि यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, हम देख कर ही बता सकते हैं उस यौगिक के एक अणु जो है वो कैसा है, जैसे उसकी संरचना या उसकी प्रतीक क्या है, H2O हो गया। और जिससे यौगिक बना है यानी किससे मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। और साथ ही यह भी पता चला, तीसरा पॉइंट क्या है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ पर तत्व तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बात पता चल रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक तालिका दी गई है आपके, इसके माध्यम से बच्चों हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर यौगिक का नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे जनरली क्या कहा जाता है, साधारण भाषा में हम नमक कहते हैं। उसका सूत्र होता है बच्चों NaCl। याद कर लीजिएगा, नमक का सूत्र क्या है, NaCl। सोडियम क्लोराइड, Na किसका है, संकेत या प्रतीक सोडियम का है, और Cl क्या है, क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें क्या चीज़ पता चल रहा है कि उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं। तो सोडियम इसमें उपस्थित है और क्लोरीन उपस्थित है। फिर इसके बाद जो इसके संकेत हैं, जो अवयव लिए गए हैं, उसके संकेत क्या है, Na है और Cl है। और परमाणुओं की संख्या कितनी है, क्योंकि इसके बगल में कोई भी अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब हुआ इसमें परमाणुओं की संख्या 1 और 1 हुई। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा है एग्जाम्पल अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उसे हम दिखाते हैं CO2 के द्वारा। CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें यहाँ पर देखिए यौगिक जो है उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं या किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो कार्बन से मिलकर के बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। कार्बन C हो गया, ऑक्सीजन O हो गया। अब यहाँ पर होती है परमाणुओं की संख्या की बात। तो कार्बन देखिए, यहाँ पर कार्बन के बगल में कुछ लिखा है क्या, कोई अंक नहीं लिखा, यानी कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। और O के आगे यहाँ देखिए बच्चों 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है। इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन के बाद बगल में 2 लिखा है, यानी इसमें कितने परमाणु होंगे, 2 होंगे। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है, CO2, जिससे हमें पता चल रहा है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है और परमाणुओं की संख्या कार्बन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। इसी तरीके से बच्चों ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, HSO। 3 चीज़ें हैं ना, HSO। ठीक है, अब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, चूंकि H के बगल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा H के बगल में 2 दिया है, तो यानी हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। S के बगल में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, यानी कि वहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 1। O के बगल में क्या दिया हुआ है, 4, तो यानी उसमें परमाणुओं की संख्या यहाँ देखिए ये, तो ऑक्सीजन के बगल में 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में, उसमें कितने परमाणु लग रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के लिए, 4। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से जो है जो कोई यौगिक है उसका सूत्र जो है वो किन किन बातों की जानकारी दे रहा है हमें। और अच्छे से समझने के लिए बच्चों ये नाइट्रिक अम्ल है, ये देखिए HNO3। इसमें क्या क्या है, पहला H है, दूसरा N है, तीसरा O है। तो यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संकेत ये इसके तीनों के हो गए। H के बगल में कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, N के बगल में कुछ नहीं लिखा यानी उसके परमाणुओं की संख्या 1 है, O के बगल में 3 लिखा यानी 3 है। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3, जिसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, चूने का पत्थर या चूना पत्थर बोला जाता है। तो ये फार्मूले कुछ हैं बच्चों जो आप याद कर लीजिएगा। चूना पत्थर का क्या फार्मूला है, उसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और देख के ही समझ में आ रहा है, कैल्शियम है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, क्योंकि कुछ बगल में नहीं लिखा, ऑक्सीजन के बगल में 3 लिखा है, तो उसकी संख्या कितनी है, 3 है। इसी तरीके से चूने का पानी है, जिसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है, उसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या है ये बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, Ca है यानी कैल्शियम है, O ऑक्सीजन दिख रहा है हमें, और H यानी हाइड्रोजन दिख रहा है। अब यहाँ पर कैल्शियम के बगल में कुछ नहीं लिखा यानी कैल्शियम 1 है। और यहाँ देखिए बच्चों फार्मूले में OH के बगल में कोष्टक लगा हुआ है और कोष्टक के बाहर 2 लिखा है, यानी ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से देखिए बच्चों चीनी का फार्मूला दिया गया है, चीनी यानी शक्कर। ठीक, अब यहाँ पर C12H12O11, C12H22O11,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों से मिलकर के बनी हुई है चीनी। कभी सोचा है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चीनी किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो है सी के बगल में 12 लिखा है, यानी कि कितने कार्बन है, 12। हाइड्रोजन के बगल में क्या लिखा हुआ है, 22, यानी 22 कार्बन। ठीक है। ऑक्सीजन के बगल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए चित्र में ये जो संकेत है इसका, इसमें देखेंगे तो समझ में आएगा। ओ के बगल में 11 लिखा है, यानी इसमें कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 11। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किसी भी यौगिक का अणुसूत्र हम किस तरीके से देख के पहचान सकते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व हैं और उनकी संख्या कितनी है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहा जाता है। ये यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, सोडियम जो उसका चालू फॉर्म, यानी जो हम जनरल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, और धावन सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया। तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो आपके बुक में दिए हैं सभी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आप बता लेंगे कि किन किन चीज़ों से बने हैं, कौन कौन सा उनका प्रतीक है, क्योंकि देख के ही समझ में आ रहा है अगर आपने सूत्र याद किया होगा तो, और उसमें कितने जो है वो परमाणु लगे हुए हैं किसके। ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहा जाता है, उसका फार्मूला होता है KMnO4। ठीक। इसी तरीके से धावन सोडा है, उसको क्या बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा होता है। खाने वाला सोडा और धावन से मतलब है बच्चों कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, ये कपड़े धोने का सोडा है, तो उसका फार्मूला होता है Na2CO3। और जो खाते हैं हम लोग, खाने के लिए भी डालते हैं ना सोडा, ताकि कोई चीज़ जो है वो अच्छे से पक जाए, गल जाए अच्छे से। तो उसका फार्मूला होता है NaHCO3। देख के ही समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर ये हम लेके चल रहे हैं तो इसमें सोडियम है, H यानी हाइड्रोजन है, C मतलब कार्बन है, O यानी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद फिर इनकी परमाणुओं की संख्या की बात की जाए तो N के बगल में 1 है, कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, H भी 1 हो गया, C भी 1 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के बगल में 3 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर O में परमाणुओं O के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 3 भाग ले रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से खूब अच्छे से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, कैसे लिखते हैं उसको, और उसमें परमाणुओं की संख्या आप देख के बता सकते हैं तत्वों के बच्चों। और एक चीज़ और जान लीजिए आप कि जब किसी भी तत्व अथवा यौगिक के एक से अधिक परमाणु या अणु है ना भाग ले रहे हैं किसी क्रिया में, या उनको दिखाना है हमें प्रतीक या अणुसूत्र के पहले अगर हम दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, उसके आगे जो है वो एक संख्या लिख दी जाती है। जैसे कि अगर जल के 2 अणुओं को दर्शाने की बात की जाती है, जल के 2 अणु, यहाँ पर जल तो है तो जल का फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, H2O। अगर 2 अणु की बात की जा रही है, 2 की बात की जा रही है बच्चों, तो यहाँ पर 2H2O लिख दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, और 2 अणु बात कर रहे हैं तो 2 लग जाएगा आगे। ठीक है, 2H लिख दिया जाएगा फिर। ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम की बात कर रहे हैं तो 2 यानी जो है सोडियम के 2 परमाणु तथा अणु दोनों ही दर्शाता है, क्योंकि सोडियम एक धातु है और जो परमाणु के समूह के रूप में पाई जाती है, और एक क्रिस्टल चालक का जो कि निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी जो हम लोगों ने जान ली आज की वीडियो क्लास में बच्चों, बस इतना ही। और इसके आगे का पोर्शन जो कि है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले बच्चों। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।